हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। इस करंट अफेयर सेशन में हम बात करने जा रहे हैं। ये काफ़ी रिसेंटली न्यूज़ आई है, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले न्यूज़ आई है। वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट, ये एक इंडिया के पार्लियामेंट में एक ऑर्डिनेंस लाया गया था। ठीक है, तो उस ऑर्डिनेंस को अप्रूवल दे दिया कैबिनेट ने। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट क्या है, इसके अंदर के प्रोविजंस जो हैं वो क्या क्या हैं, और दोनों के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये नाम बता दूं कि ये जो वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट, इसका ऑर्डिनेंस जो है उसका नाम क्या था। उसका नाम था फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस। ये नाम आप याद रखें, क्योंकि अगर सवाल प्रीलिम्स में आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल चीज़ नाम इस बिल का क्वेश्चन में यही रहेगा, इस ऑर्डिनेंस का नाम। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एज यू ऑल नो कि 2017 में एक नीति आयोग का मेरे ख्याल से वो था 3 ईयर एक्शन प्लान करके, उसका एक आया था, एक एक्शन प्लान का एक डॉक्यूमेंट आया था, जिसमें कि ये कहा गया था कि जो इंडिया के फार्मर हैं उनकी इनकम को 2022 तक डबल करेंगे, डबलिंग फार्मर्स इनकम, ओके, बाय 2022। तो ये चीज़ें हैं, तो इस वजह से इन सब चीज़ों पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। अभी लास्ट टाइम जो इकोनॉमिक पैकेज आया था, स्टिमुलस पैकेज आया था इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, उसमें भी आपने देखा कि एग्रीकल्चर एरिया पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था किसानों के लिए। तो और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन है और ऑर्डिनेंस है, किसानों के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी साबित होंगे ये, अगर ये सही से इम्प्लीमेंट होता है तो। ओके, इस रूल को अगर फॉलो करते हैं तो। अब जानते हैं कि इसके अंदर क्या प्रोविज़न है। उससे पहले हम जानते हैं कि इसके पहले क्या प्रोविज़न थे, फॉर्मर प्रोविजंस क्या थे किसानों के साथ, और किसानों के साथ उनको प्रोड्यूस को बेचने के लिए उनके पास कौन से राइट्स थे। तो पहले क्या था कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस फॉर फार्मर्स इन सेलिंग एग्री प्रोड्यूस आउटसाइड द नोटिफाइड एपीएमसी। अब ये एपीएमसी क्या है, इसका मतलब होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। हर एक स्टेट में ये होता है, लेकिन इंडिया के हर एक स्टेट में ये एपीएमसी एक्ट लागू नहीं है, इवन कि बिहार में नहीं है, कई और भी राज्य हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे हैं, तो वहाँ के जो किसान थे जहाँ पे एपीएमसी एक्ट लागू था, एपीएमसी एक मॉडल एक्ट है। फिर इसके बाद एक और भी आया था एपीएल, ये आया था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लेजिस्लेशन मार्केट करके, वो स्टेट का था। तो इसके लिए अलग से जानेंगे एक वीडियो में, कि बताएंगे आपको कि एपीएमसी क्या था, उसके अंदर क्या था। लेकिन ये ज़्यादातर मेंस के लिए ये ज़रूरत वाला है। तो अब उसमें ये था कि जो किसान थे वो सिर्फ और सिर्फ नोटिफाइड एपीएमसी जो मार्केट थी ना, मंडी जो सरकार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिफाइड मार्केट थे, वहाँ पे जाके बेच सकते थे। लेकिन वहाँ पे क्या होता था दिक्कत, कि वहाँ पे उन्हें मिडलमैन काफ़ी होते थे, उनको सही प्राइस नहीं मिलते थे मंडी में। तो इस तरह की चीज़ें होती थी, तो किसान बहुत निराश होते थे। ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने इतनी मेहनत की और उनको हक का प्राइस नहीं मिला उनके अनाज का, तो वो होंगे। दूसरी बात, कई बार ये चीज़ें होती थी, मजबूरी होता था उनके पास, उनको कंपेल कर दिया जाता था। अगर कोई किसान मान लो 200 किलोमीटर दूर उनके घर से मंडी है, तो वहाँ पे वो गए, अपने अनाज को ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन खर्च आते हैं, और वो वापस जाके वहाँ पे पता चला कि उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया था कि हम इतने ऐसे क्विंटल करके बेचेंगे, लेकिन वहाँ पे वो मिला नहीं। तो और वहाँ पे उसे लो प्राइस पे बेचने के लिए कहा जा रहा है, वो ले रहे हैं, तो वो वापस ले जाएंगे, उनको उतना खर्चा लगेगा फिर से, तो मजबूरन उनको वहाँ पे बेचना पड़ता था। और ये भी था कि वहाँ जिनके पास लाइसेंस होते थे उनके पास बेचना था। द फार्मर्स आर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड टू सेल द प्रोड्यूस ओनली टू द रजिस्टर्ड लाइसेंसेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। जिनके पास स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस होता था मंडी में, उनके पास ही बेचते थे। तो ये तो और भी कॉम्प्लिकेटेड था, कि यानी कि वो अगर कोई सामने वाला एक कोई चीज़ है, अगर उसका 10 रुपये मिल रहा है, दे रहा है, और उसके जो लाइसेंस वाले हैं वो 10 रुपये में ले रहे हैं, और फिर दूसरे एंड पे है जो कि 12 रुपये में वो खरीद रहा है, वो ट्रेडर बायर। तो अब किसान मजबूर है, अब वो वहाँ पे नहीं बेच सकता, उनके पास चॉइस नहीं है। यू विल हैव टू सेल टू द रजिस्टर्ड लाइसेंस
जिनके पास है उनके पास ही बेचेंगे आप। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन थी, लेकिन ये सारे बैरियर जो थे इनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए। अब जो होगा वो किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है। अब इसमें आप देख सकते हैं कंटेक्स्ट मैंने डाल दिया कि ये है कैबिनेट अप्रूव्स ऑर्डिनेंस फॉर वन इंडिया एग्रीकल्चर मार्केट। आप यहाँ पे थोड़ा सा आपके माइंड में ये चला कि ऑर्डिनेंस बार बार आ क्या रहा है। ऑर्डिनेंस एक्चुअली ये होता है कि जब हमारी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होते हैं, दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी नहीं चल रहा होता है, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस जारी करें। तो आप ये बताएं कि आपने पॉलिटी पढ़ी होगी कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंडर वो ऑर्डिनेंस जारी करता है और राज्यपाल किस आर्टिकल के अंतर्गत वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। तो ये ऑर्डिनेंस वाली चीज़ें पॉलिटी के सेक्शन में जब करेंगे रिवाइज तो वहाँ पे और अच्छे से कराएंगे। लेकिन आपको अगर पता है जस्ट राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। ओके, आर्टिकल बताने हैं राष्ट्रपति, विच आर्टिकल एम्पावर्स द राष्ट्रपति एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो ये था ऑर्डिनेंस और ये नाम मैंने बता दिया। और ये जो होगा दिस विल पेव द वे फॉर क्रिएटिंग वन इंडिया। यही ऑर्डिनेंस जो है वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट का जो एक तरह से राह है उसको सरल करेगा, फैसिलिटेट करेगा और किसानों के लिए अच्छा होगा ये। ओके, देखते हैं इसके अंदर के जो कुछ प्रोविजंस हैं और ये एम का, इस ऑर्डिनेंस का मेन एम क्या है। द ऑर्डिनेंस बेसिकली एम्स एट क्रिएटिंग एडिशनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड द एपीएमसी मार्केट। यानी कि एपीएमसी जैसे मैंने बताया था कि सिर्फ एपीएमसी में बेच सकते हैं, लेकिन अब क्या है कि अब एपीएमसी से बाहर आप किसी को भी बेच सकते हैं। मतलब बायर और फार्मर दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो और भी अच्छा होगा और काफ़ी हेल्दियर होगा और काफ़ी उनको रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिलेंगे। ठीक है, और क्योंकि कंपटीशन थोड़ा एडिशनल हो जाएगा ना, अब सब एक ही जगह जा रहे हैं, कुछ है ही नहीं, तो लेकिन अब वहाँ से हट के वो जाएंगे। हो सकता है कुछ लाइसेंस्ड के पास बेचें, लेकिन अब कुछ बाहर, तो ये एक एडिशनल कंपटीशन ये क्रिएट कर रहा है ना इस ऑर्डिनेंस के जरिए, और उनको अच्छे प्राइसेस मिलेंगे। अब किसान जो होगा वो डायरेक्ट सीधे कंपनी के साथ वो अपना डील करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि जैसे कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी है और किसान जो है वो आलू उगाएंगे, तो वो उनके साथ एक पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा कि हाँ मुझे इस टाइम पे इतने टाइम के बाद इतना आलू हमें चाहिए, इतने रेट पे हम खरीदेंगे, तुम आलू उगाओ। वो उनको फैसिलिटीज़ देते हैं। ठीक है, उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्री एग्रीमेंट होता है। तो ये सब चीज़ें में इन सब चीज़ों को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पहले किसान नहीं कर पाते थे। हालांकि इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे एक अपने आप में टॉपिक है इकोनॉमी में, तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव, इसे भी जानेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से और इसको कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही है कि वो उसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन वो अच्छा है किसान के लिए। ओके, तो इसमें है कि जैसे और भी था द फार्मर्स, और ये जो एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस और फार्मिंग सर्विस ऑर्डिनेंस 2020 इज इंटेंडेड टू फैसिलिटेट। अब ये भी एक ऑर्डिनेंस लाएगा, साथ ये आया था एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन। किसान जो होते हैं उनके एग्रीमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, और प्राइस एश्योरेंस, क्योंकि प्राइस एश्योरेंस में ये होता है कि जैसे उगा लिया, कुछ फसल ख़राब हो गए, जो फसल या फिर जो एग्री प्रोड्यूस होता है, मान लो टमाटर पोटैटो उनके कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहाँ पे फिर वो सामने वाला बायर डिनाई कर देता है कि हम नहीं लेंगे, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो फिर वो किसान क्या करेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें ये है कि अब एक चीज़ उसमें और भी फ़ायदा हुआ है कि अब इसमें किसान के पास चॉइस है। मैंने बताया दिस ऑर्डिनेंस विल क्रिएट एन इकोसिस्टम वेयर फार्मर्स एंड ट्रेडर्स विल एंजॉय द फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ एग्री प्रोड्यूस। यहाँ पे दोनों के पास आज़ादी रहेगी, दोनों स्वतंत्र हैं। ठीक है, दे हैव देयर ओन चॉइसेस, फार्मर्स एंड ट्रेडर्स के पास, तो कहीं भी अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। बैरियर फ्री, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, बैरियर फ्री एंड इंटरस्टेट ट्रेड उनके लिए, और ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो कर सकते हैं कहीं भी जाके उनके पास। अब जाएंगे उनके पास तो कहीं से कोई अलग उनके पास चार्जेस नहीं लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं द स्टेट विल नॉट बी एबल टू लेवी एनी टैक्स और फीस। ओके, तो यहाँ पे स्टेट पहले क्या करती थी, एक राज्य से दूसरे राज्य में गए बेचने, तो उनके प्रोड्यूस के ऊपर टैक्स लगता था, लेकिन अब यहाँ पे उनके ऊपर कोई सी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगने जा रहा है। और ये था, और इसके
आप यहाँ पे कुछ मैंने इन्फोग्राफिक्स लगाए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें और जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि हिस्टोरिकल स्टेप है टू अनलॉक द रेगुलेटेड एग्रीकल्चर मार्केट्स इन द कंट्री एंड क्रिएट वन इंडिया एग्रीकल्चर मार्केट एंड प्रोमोट बैरियर फ्री, ये हो गया। एंड इसमें काफ़ी किसान के पास ज़्यादा चॉइस रहेंगे एंड रिड्यूस मार्केट कॉस्ट को भी कम कर दिया जाएगा और काफ़ी उनको बेटर प्राइस भी मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म है ठीक है, जैसे ई नाम करके जो आया था वो सब ऑनलाइन ट्रेडिंग होती थी, तो उनको भी प्रपोज किया गया। सिमलेसली वे ट्रेड इलेक्ट्रॉनिकली प्रपोज्ड। फिर यहाँ पे है किसान का एम्पावरमेंट होगा, उनकी इनकम जनरेट होंगे। ओके, टू एम्पावर फार्मर्स फॉर इंगेजिंग विथ प्रोसेसर्स, एग्रीगेटर्स, लार्ज रिटेलर्स, एक्सपोर्टर्स विदाउट एनी फियर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अब वो बिना किसी शोषण के डर के वो सीधे किसानों के साथ किसान जो होंगे वो प्रोसेसर्स जो होते हैं उनसे कांटेक्ट करेंगे, एग्रीगेटर के साथ, जो बड़े बड़े रिटेलर हैं, एक्सपोर्टर हैं, उनके साथ वो करेंगे, इनकी चीज़ें एक्सपोर्ट होंगे, ग्लोबल मार्केट में जाएगा। फिर समझ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा किसान इससे एम्पावर होंगे। ठीक है, उनके मतलब बहुत तरह का बदलाव देखने को मिलेगा इस ऑर्डिनेंस के बाद। तो ये भी चीज़ें इनेबल फार्मर्स टू एक्सेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनको मिलेंगे, बेटर इनपुट मिलेगा उनको, अच्छे इनपुट्स होंगे इनके पास, जिससे कि उनकी मार्केटिंग जो कॉस्ट होते हैं वो कम होंगे और उनके जो इनकम होंगे वो इम्प्रूव होंगे और जो प्रोडक्ट होगा वो भी काफ़ी क्वालिटी होगा। एंड दिस विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू अट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी प्राइवेट सेक्टर फॉर सप्लाई ऑफ इंडियन फार्म प्रोड्यूस टू ग्लोबल मार्केट, जैसे मैंने बताया। फिर अलाउ डायरेक्ट मार्केटिंग ऑफ फार्म प्रोड्यूस। ठीक है, डायरेक्ट मार्केटिंग को भी ये अनुमति दे देगा जो भी फार्म प्रोड्यूस हैं। ठीक है, और फिर इसमें बिचौलिए जो होते हैं, मीडिएटर्स है ना, एजेंट दलाल, तो उनका एलिमिनेशन होगा। ठीक है, तो उनको पूरा प्राइस मिलेगा। जैसे बता कोई बेच रहा है 15 रुपये में, वो कहेगा चलो हम भिजवा देंगे, तो वो बोलेगा वहाँ पे कोई चीज़ को प्राइस बढ़ा, जितना उसको फ़ायदा लेना होगा उतना वो प्राइस हाइक करा देता है और आपको उतने पैसे दे देंगे, उससे झूठ बुलवा देगा कि हाँ इतने में दिया है। तो ये सारी चीज़ होते हैं। एडिक्वेट प्रोटेक्शन एंड इफेक्टिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स विथ क्लियर टाइमलाइंस। अब इनके इन बिटवीन अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उनके लिए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म सेट किया गया और एक क्लियर कट टाइमलाइन होगा कि हाँ इतने दिन के अंदर आपके जो डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ओके, तो इस ऑर्डिनेंस से प्री और मेंस दोनों में प्रश्न आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत हाई नहीं है, पर इकोनॉमी में ऐसे सवाल आते हैं। तो अगर हम बात करें प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स में इसके अंदर के जो प्रोविजंस हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि आप उसके प्रोविज़न को जानें। ये तो रहेगा कि इसके अंदर के प्रोविज़न कौन कौन से थे, तो प्रोविज़न सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इनके अंदर आपने देखा कि 2 प्रोविज़न, जिसका एम जो था वो क्या था कि एक ये एडिशनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा किसानों को आउटसाइड एपीएमसी मार्केट यार्ड्स जो होते हैं। ठीक है, फिर दूसरे उनके प्राइसेस जो होंगे उनको फैसिलिटेट करेगा, अश्योरेंस होगा, प्राइस का अश्योरेंस होगा, उसके भी एक ऑर्डिनेंस थे। एग्रीमेंट ऑन ये है ना, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्मिंग सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020, जो कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होते हैं तो उसको रेगुलेट करने के लिए ये काम करेगा। फिर आपने ये देखा कि वहाँ उनके पास द फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ एग्री प्रोड्यूस, आपके ऑप्शंस में से ये भी रह सकते हैं। फिर तीसरा ये होगा द बैरियर फ्री इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स आउटसाइड फिजिकल प्रेमिसेस ऑफ द मार्केट नोटिफाइड अंडर द स्टेट, ये है स्टेट एग्रीकल्चर मार्केट लेजिस्लेटिंग, ये होगा मार्केटिंग लेजिस्लेशंस होगा। तो ये 4 चीज़ें आप बिल्कुल अपने माइंड में कहता है ना गांठ बांधना आपको कर लें, तो सवाल सीधे सीधे इस तरह के आ सकते हैं। फिर यहाँ से भी चीज़ें बहुत सारे, आप ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको मेंस में जब सवाल इस तरह के आए तो आप लिख सकते हैं। इवन कि अगर किसान से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऐसे भी आता है तो आप उसको यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मतलब एक तरह से यूनिवर्सल
पॉइंट बन जाएगा कि जब भी आपको किसान एग्रीकल्चर पे कुछ लिखना हो, किसानों की इनकम को लेकर के लिखना हो, तो आप लिख सकते हैं कि ये सब एक लैंडमार्क डिसीजन है जो किसानों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, इनकम सब कुछ इन्हांस करेगा, जिससे सोशल जस्टिस जो होता है उसको भी ये इंश्योर करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर के फैक्टर हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल लगी हो। एंड डू सब्सक्राइब यूपीएससी ज्ञान, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।